जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी अकेडमी 2.0 में। साथियों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में संभावित है। इस परीक्षा से संबंधित हमारे चैनल एसजी अकेडमी 2.0 में आपकी तैयारी कराई जा रही है। साथियों, हिंदी से संबंधित हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हिंदी का शिक्षण पढ़ाया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न इसमें कराए गए हैं। आगे अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस जो है पढ़ेंगे। साइंस का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 61 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक किए गए हैं। आज जो है 61 से लेकर 111 क्वेश्चन तक इसमें किए जाएंगे। साथियों, एक सूचना है, आप में से जो भी साथी यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई या यूपी संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल आता है, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल से यूपी स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हमने अपने चैनल पर वीडियोस को अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप लोग जाकर सीरियल से वहां से वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग की तैयारी में वहाँ काफ़ी हेल्पफुल होगा यूपी स्पेशल की तैयारी में। तो ठीक है साथियों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से किसकी वृद्धि होती है साथियों? ऑप्शन देख लेते हैं। रोगाणु प्रतिरोधा में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु प्रतिरोधा में। अर्थात जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा तो रोगाणु जो होते हैं क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बाकी कीड़े मकोड़े में भी जो है वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। खरीफ की फसल है, तो ये आपके सामने कुछ फसल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है। पहला ऑप्शन है गेहूं, फिर मटर, चना, धान। तो गेहूं हमारा कौन सी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल में आता है। मटर भी रबी की फसल है। चना भी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए चना भी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बाकी हमारा धान जो हो गया, ये जो है खरीफ की फसल में आएगा। ठीक है, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 क्वेश्चन करते हैं। 63 नंबर, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? एक हैरो एक यंत्र होता है जो खेत से क्या निकालने के काम आता है, बताइए। ऑप्शन है खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपरोक्त सभी। तो हैरो जो है खेत से खरपतवार निकालने के काम आता है। क्या निकालने के काम आता है साथियों? खरपतवार। तो इसका हमारा राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 64 क्वेश्चन करते हैं। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अपलावन या प्रवाह विधि, दूसरा ऑप्शन कूड विधि, तीसरा ऑप्शन क्वारी विधि और चौथा ऑप्शन छिटका विधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपलावन या प्रवाह विधि। ठीक है, चलिए 65 क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक है। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन, जूल, अर्ग, मीटर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। 66 क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो हमारे सामने कुछ मात्रक दिए गए हैं, आप लोग पढ़कर बताइए इसमें कौन सा मात्रक राइट हो जाएगा। ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है मीटर और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्लस मीटर। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक, देखिए ये न्यूटन जो है बल का मात्रक है, इसका मात्रक है बल का मात्रक हो गया। ठीक है, और मीटर भी नहीं होगा, न्यूटन मीटर भी नहीं होगा, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जूल इज राइट आंसर। ठीक, 67 क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं साथियों। ऑप्शन देखिए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा।
तो किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए 68 क्वेश्चन। चिमटा उदाहरण है। तो चिमटा किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, या फिर एक मशीन का। तो चिमटा एक उत्तोलक है साथियों, और वो भी कौन सा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन करते हैं साथियों। चलिए, पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये बताइए कौन सी ऊर्जा है जो पुनः प्राप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन है ज्वार भाटा की ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन कोयला, और फोर्थ ऑप्शन पेट्रोलियम। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ज्वार भाटा की ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। ये संसाधन लिमिटेड है और आज से कुछ वर्षों बाद इन संसाधनों का पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। ठीक है, समाप्ति हो सकती है। तो इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वार भाटा की ऊर्जा। चलिए 70 क्वेश्चन करते हैं। पुनः प्राप्त न होने वाली अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सी है जो ऊर्जा हमें पुनः प्राप्त न हो सके, वही ऊर्जा जो है अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग किए हैं? ऊर्जा पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दिया गया ऊर्जा पुनः प्राप्त न हो सके। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है कोयले की ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयले की ऊर्जा जो है। कौन सी ऊर्जा? कोयले की ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं करी जा सकती है। ठीक है, कोयला हमारे प्रकृति में अर्थात हमारी पृथ्वी पर कोयला लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, तो इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी सौर ऊर्जा भी पुनः प्राप्त होगी, मिलेगी, पवन ऊर्जा भी, और बहते हुए पानी की ऊर्जा भी पुनः प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बाकी कोयले की ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं करी जा सकती। तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 71 क्वेश्चन करते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो किसके माध्यम से बदला जा सकता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? सोलर कुकर द्वारा, सेकेंड ऑप्शन सौर जल उष्मक द्वारा, थर्ड ऑप्शन सौर भट्टी द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन सौर सेल द्वारा। तो जवाब दीजिए किसके द्वारा बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा। ठीक है, सौर सेल या सोलर सेल भी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का क्या मात्रक होगा साथियों? तो जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन किलोग्राम, सेकेंड ऑप्शन केल्विन, और थर्ड ऑप्शन जूल, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4, और फोर्थ ऑप्शन 6 प्रकार की। तो क्या हो जाएगा राइट जवाब इसका? 2 प्रकार की। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, चलिए 74 क्वेश्चन है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन चिमनी, दूसरा ऑप्शन सूर्य, थर्ड ऑप्शन लालटेन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा जो है सूर्य है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। 75 क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, थर्ड ऑप्शन 1 न्यूटन बाई 1 मीटर, फोर्थ ऑप्शन 1 न्यूटन इंटू सेकेंड के। ठीक है, चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा न्यूटन इंटू 1 मीटर के। ठीक है, जूल, जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू 1 मीटर के। ठीक है, चलिए 76 क्वेश्चन है। निम्न में से सरल मशीन है।
तो कौन सी सरल मशीन है? पहिया, घिरनी, पेंच या ये सभी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये सभी, अर्थात पहिया, घिरनी, पेंच और ये सभी जो है, ये सभी तीनों चीज़ें जो है सरल मशीन हैं। ठीक है, चलिए 77 क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सीढ़ी कौन सा उत्तोलक होगा? तो सीढ़ी हमारा जो है तृतीय उत्तोलक है। कौन सा उत्तोलक है? तृतीय उत्तोलक। चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। सरल मशीन है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताइए कौन सी सरल मशीन है? पहला ऑप्शन मोटरसाइकिल, सेकेंड ऑप्शन सिलाई मशीन, थर्ड ऑप्शन घिरनी और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जवाब बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे भी पहले वाले प्रश्न में हम लोग कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो घिरनी इसका राइट जवाब हो जाएगा। घिरनी जो है सरल मशीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का भाग है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग बताइए इनमें से कौन सा कोशिका का भाग है? संयोजी ऊतक, सेकेंड ऑप्शन तंत्रिका ऊतक, थर्ड ऑप्शन केंद्रक और फोर्थ ऑप्शन है पेशी ऊतक। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए। तो केंद्रक, केंद्रक जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का मूल आधार है क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम। तो जीवन का मूल आधार जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। ये तीनों चीज़ें जो है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ठीक है, जल H2O, ठीक है, और लाइट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है इसमें आवश्यक हैं। चलिए 82 क्वेश्चन है। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 204, 206, 208 और 216। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 जो है हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन है। श्वसन अंग है, तो बताइए कौन से श्वसन अंग है? पहला ऑप्शन हृदय, सेकेंड ऑप्शन ग्रीवा और थर्ड ऑप्शन फेफड़े, फोर्थ ऑप्शन सुषुम्ना। तो थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फेफड़े जो है श्वसन अंग हैं। इन फेफड़ों के माध्यम से हम लोग जो है सांस लेते हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं साथियों? तो बताइए, मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं। किससे? गलफड़ों से। ठीक है, चलिए मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, चलिए 84 क्वेश्चन है। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? क्राउन, इनेमल, पल्प या डेंटाइन। तो जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दांतों के ऊपर जो चढ़ी हुई परत होती है, ठीक है, उसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनेमल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 85 क्वेश्चन। दांतों का कार्य है, तो क्या कार्य है दांतों का? ऑप्शन है, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात दांत जो है भोजन को चबाता भी है, भोजन को फाड़ता भी है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता भी है। ठीक है, तो ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो बताइए कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? आपदाएं दो प्रकार की होती हैं साथियों। एक मानवकृत आपदा होती है, कौन सी? एक मानवकृत आपदा, मानवकृत आपदा, और एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो कौन कौन सी आपदाएं? मानवकृत, मानवकृत और एक होती है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक। तो आप लोग इसमें देख के बताइए कौन सी मानवकृत आपदा
नहीं है। मानवकृत आपदा नहीं है, इसका मतलब कौन सी आपदा हो जाएगी? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है अग्निकांड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बम विस्फोट, तीसरा ऑप्शन रेल दुर्घटना और चौथा ऑप्शन जो है भूकंप। तो अग्निकांड, बम विस्फोट और रेल दुर्घटना जो है ये तीनों मानवकृत आपदा है, जबकि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक अर्थात नेचुरल। ठीक है, चलिए 87 क्वेश्चन है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या पेप्सिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अर्थात आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन सहायक होता है? पैराथार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, कीटो, जैविक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इंसुलिन। यानी शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन पैराथार्मोन, सेकेंड ऑप्शन डाइबेटोजेनिक या रेनिन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पैप्सिन। इसका राइट जवाब हो जाएगा पैराथार्मोन। ठीक है, 90 क्वेश्चन है, जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग ये प्रश्न। चलिए 91 क्वेश्चन देखते हैं, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो दांतों की मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस और कोई नहीं। ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा कैल्शियम तथा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 92 क्वेश्चन है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो किसके माध्यम से पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। पाश्चुरीकरण द्वारा जो है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण होता क्या है? पाश्चुरीकरण में दोस्तों दूध को सबसे पहले काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जो है गर्म किया जाता है कुछ सेकंड के लिए, ताकि खूब तेज़ जो है दूध उबलने लगे और फिर उसके बाद दूध को ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही जो है पाश्चुरीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, दूध में जो उपस्थित बैक्टीरिया होती हैं पहले गर्म होती हैं, गर्म होने से मर जाती हैं, फिर उसके बाद जैसे ही इसको तुरंत ठंडा किया जाता है तो वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिससे हमारा दूध ज़्यादा देर तक जो है बचा रहता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण की क्रिया कहते हैं। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित होता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में जो है समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन अर्थात पी, न्यूट्रॉन अर्थात एन। ये जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं, किसी परमाणु के केंद्र में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहर जो है कक्षाओं में चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के
बाहर। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो जवाब दीजिए, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो चलिए जो है 2,8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 96 क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12। अर्थात परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक या मात्रक है कार्बन 12। ठीक है, 97 क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो आप लोग ऑप्शन देखकर बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सही सूत्र हो जाएगा हमारा। पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन है Ca2OH, थर्ड ऑप्शन है CaOH का होल थ्राइस और फोर्थ ऑप्शन है CaOH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र ऑप्शन नंबर ए, CaOH का होल ट्वाइस सही होगा। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तनों में शामिल है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो भौतिक परिवर्तनों में शामिल हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन नया पदार्थ बन जाता है। चौथा ऑप्शन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन बता दें साथियों, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन जो है किया जाता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो वो क्या परिवर्तन कहलाता है? वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जैसे हमारा पानी है, पानी को ठोस और गैस और दोनों अवस्था में बदला जा सकता है, जबकि पानी की मूल अवस्था द्रव है। पानी जब ठोस में बदलता है तो बर्फ हो बन जाता है, और बर्फ फिर पिघलता है तो फिर से पानी बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पानी जब गैस की अवस्था में जाता है तो भाप बनता है, और फिर जैसे भाप ठंडी होती है वह पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 99 क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन आप लोग ऑप्शन देकर बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है कोयले को पीस कर पाउडर बनाना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। थर्ड ऑप्शन है कागज का जलना। फोर्थ ऑप्शन है कागज की बोतल का टूटना। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज का जलना। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन ये परिवर्तन होते हैं साथियों जिनके किस पदार्थ की किसी भी अवस्था में उसके अणुओं में भी परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन हो जाता है तो ये पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं। तो वो ऐसा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कागज का जलना, जब कागज जल जाएगा तो कागज राख में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे पुनः जो है कागज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी का फूटना है। तो ज्वालामुखी का फूटना जो है क्या कहलाता है? मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। इसका राइट जवाब हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं, दिन रात का होना है। तो दिन रात का होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। अर्थात दिन और रात जो है नियमित रूप से अपने समय पर ही होता है, तो ये परिवर्तन नियमित और प्राकृतिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन है पहला ऑप्शन जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। थर्ड ऑप्शन है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है,
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, 102। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 103 क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, पहला ऑप्शन है आयनन की मात्रा पर, दूसरा ऑप्शन क्वथनांक पर, तीसरा ऑप्शन अणुभार पर और चौथा ऑप्शन तुल्यांकी भार पर। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा आयनन की मात्रा पर। अम्ल व क्षारों की प्रबलता आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रबल अम्ल या क्षार वह है, ऑप्शन है जो जल में स्थायी हो, सेकेंड ऑप्शन है जिसका अणुभार अधिक हो, थर्ड ऑप्शन है जो जल में अधिक आयनित हो, और फोर्थ ऑप्शन है जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जल में अधिक आयनित हो। ठीक है, तो चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन जल अपघटन, सेकेंड ऑप्शन उदासीनीकरण, थर्ड ऑप्शन आयनन, फोर्थ ऑप्शन अपघटन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनन, अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया आयनन कहलाती है। ठीक है, 106 क्वेश्चन है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, पहला अम्ल बनता है, और सेकेंड ऑप्शन है क्षार बनता है, थर्ड ऑप्शन है क्षारक बनता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है लवण व जल बनते हैं। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर डी, लवण व जल बनते हैं। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से अम्ल हैं जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, पहला ऑप्शन है हाइड्रॉक्सिड, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है ऑक्सी अम्ल, थर्ड ऑप्शन है थायो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है दुर्बल अम्ल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हाइड्रेसिड अम्ल। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण, द्विलवण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सामान्य लवण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109। सुनामी का निर्माण होता है। तो सुनामी का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। ठीक है, तो सुनामी का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलिए 110 क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध किससे है? सुनामी जो है, पहला ऑप्शन प्रसिद्ध से, सेकंड ऑप्शन शरारती, थर्ड ऑप्शन जलमग्न लहर, और फोर्थ ऑप्शन पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो पानी के अंदर उत्पन्न जो लहर होती है वही क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। ठीक है, जब सुनामी आती है भाई तो बड़ी भयंकर त्रासदी होती है। ठीक है, चलिए 111 क्वेश्चन है। चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? पहला ऑप्शन चौकोर, सेकेंड ऑप्शन बेलनाकार, और थर्ड ऑप्शन अंडाकार, फोर्थ ऑप्शन आयताकार। इसका राइट जवाब हो जाएगा अंडाकार। ठीक है, तो चक्रवात का आकार कैसा होता है? अंडाकार। तो चलिए दोस्तों, हमारा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। तो विज्ञान का शिक्षण से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियोज में बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट किए गए हैं। पहले वीडियो में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक कराया गया था। सेकेंड वीडियो में 61 से लेकर 110 प्रश्न तक कराया गया है। तो साथियों, आप लोग जाकर जो है पिछला वीडियो भी प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, और इस वीडियो में भी लिंक उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आप लोग इससे लाभ लीजिए। ठीक है, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।